तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं बेबाक इंटरव्यू पर। बिल्कुल। सोर्स है ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे का पॉडकास्ट और मेहमान थी राखी सावंत। और हमारा मकसद राखी सावंत के उस व्यक्तित्व को समझना है जो अक्सर कैमरों के पीछे उस मजाक और एंटरटेनमेंट के नकाब के पीछे कहीं छुपा रहता है। सही बात है, जो असली राखी। हम उनकी शोहरत के पीछे का दर्द, बॉलीवुड में उनका जो स्ट्रगल रहा और उनकी जो अनफिल्टर्ड सच्चाई है उसे परत दर परत खोलने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। तो चर्चा की शुरुआत एक बड़े ही अनोखे बयान से करते हैं। इंटरव्यू में वो कहती हैं कि वो इंसान है ही नहीं। अच्छा। हाँ, वो कहती हैं कि वो एक एलियन है जो लाला लैंड से आई हैं। लाला लैंड। और जब पूछा गया कि भाई ये जगह है कहाँ, तो उनका जवाब था नागालैंड और स्विट्जरलैंड के बीच में। तो यहीं से इस दिलचस्प गुत्थी को सुलझाना शुरू करते हैं। कमाल। ये जो खुद को एलियन कहना या कभी जोकर कहना, ये सिर्फ मजाक है या इसके पीछे कोई गहरी वजह है? वो खुद को एक जीती जागती एटीएम मशीन भी कहती हैं। ये सब क्या है? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि यहीं से हमें राखी की पूरी साइकोलॉजी की चाबी मिलती है। देखो, साइकोलॉजी में इसे पर्सोना क्रिएशन कहते हैं। ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है। कोपिंग मैकेनिज्म। हाँ, जब आपकी असलियत, आपका अतीत इतना दर्दनाक हो कि आप रोज उसका सामना नहीं कर सकते, तो आप एक कवच बना लेते हैं, एक दूसरा मजेदार व्यक्तित्व जिसे दुनिया देखती है। राखी का एलियन या जोकर होना वही कवच है जो उस लड़की को बचाता है जिसे शायद बचपन से सिर्फ दर्द मिला। बिल्कुल। और ये जो एटीएम मशीन वाली बात है, ये तो बहुत ही दर्दनाक तस्वीर पेश करती है ना? बहुत ज्यादा। एक मशीन जिसमें कोई इमोशन नहीं, बस पैसा निकलता है। वो साफ साफ कहती हैं कि पहले उनका परिवार और फिर उनके पति, सबने उन्हें सिर्फ एक एटीएम की तरह इस्तेमाल किया। मतलब कोई भी आके स्वाइप कर सकता है। हाँ, उनके अपने शब्द हैं ये सिर्फ एक मजाकिया लाइन नहीं है, ये उनके शोषण की पूरी कहानी बयान करती है। ये बताती है कि लोगों ने उन्हें एक इंसान नहीं बल्कि एक संसाधन के तौर पर देखा। सही बात है। और शायद इसी शोषण से बचने के लिए उन्हें ये 24/7 वाला परफॉर्मर बनना पड़ा। जैसा वो कहती हैं कि उनका दिमाग कभी सोता ही नहीं, नहाते समय भी चलता रहता है। ये दिखाता है कि ये किरदार अब उन पर कितना हावी हो चुका है। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने वाला काम नहीं रहा, ये उनकी सच्चाई बन गया है। हाँ, ये परफॉर्मेंस उनके लिए सर्वाइवल है। अगर वो एक पल के लिए भी रुक गई तो शायद वो जो दर्द है वो उन पर हावी हो जाएगा, इसलिए वो हमेशा ऑन रहती हैं। और ये शोषण सिर्फ हाल फिलहाल का नहीं है ना, इसकी जड़ें वो उनके बचपन में बहुत गहरी हैं, जिसे वो खुद टॉर्चरिंग यानी बेहद पीड़ादायक बताती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि वो अपने बचपन से नफरत करती हैं। उन्होंने अपने खानदान को हिटलर जैसा बताया। हिटलर जैसा? से वो घर से भाग गई थी। और हैरानी की बात यह है कि इस सब के बावजूद उन्होंने हमेशा परिवार का आर्थिक बोझ भी उठाया। हमेशा। भाई बहनों की पढ़ाई हो, उनकी शादी हो, फिर माँ का कैंसर, हार्ट अटैक, यूट्रस का ऑपरेशन, अनगिनत हॉस्पिटल बिल सब उन्होंने ही भरे। और यही वो मजबूरी थी जिसने आज की राखी सावंत को बनाया। बिल्कुल। वो कहती हैं कि वो हीरोइन बनने के लिए सब्र नहीं कर सकती थी। उनके अपने शब्दों में, जैसे सब्र करने जाती हूँ महीने का बिल आ जाता है। उनके पास वो वक्त ही नहीं था कि वो किसी बड़े डायरेक्टर के एक फोन का महीनों तक इंतजार करें। नहीं था। उन्हें जो काम मिला, जैसा काम मिला वो करना पड़ा, क्योंकि घर पर बिल इंतजार कर रहे थे। इसी मजबूरी ने उन्हें वो मुंहफट और बेबाक राखी सावंत बनाया, क्योंकि चुप रहने से या नखरे करने से घर नहीं चलता, बिल नहीं भरते। उन्हें काम चाहिए था और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार थीं। और यही मुंहफट और बेबाक अंदाज हमें उनके बॉलीवुड के सफर में भी देखने को मिलता है। उनके ऑडिशन के किस्से भी उतने ही अनोखे हैं जितनी वो खुद हैं। वो मैं हूं ना के ऑडिशन वाला किस्सा तो बहुत मशहूर है। हाँ, वो किस्सा तो उनकी पूरी पर्सनैलिटी को दिखाता है। उन्हें पता चला कि फराह खान को एक हॉट गर्ल चाहिए। अब राखी एक चौल से आई थी, तो उनके लिए हॉट गर्ल का मतलब था बिकिनी। तो वो बिकिनी पहनकर पहुंच गई? बुरके के नीचे। वो बुरके के नीचे बिकिनी पहनकर ऑडिशन देने पहुंच गई। पहले तो असिस्टेंट्स ने उन्हें ये कहकर भगाने की कोशिश की कि कल आना, लेकिन जब उन्होंने अपना बुरका उतारा तो सब हैरान रह गए। ऑडिशन दिया और उन्हें चुन लिया गया। ये उनकी हिम्मत और कुछ भी कर गुजरने का जज्बा दिखाता है। बिल्कुल। ये तो हुई हिम्मत की बात, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री की एक और कड़वी सच्चाई यानी कास्टिंग काउच पर भी बहुत बेबाकी से बात की है। पर सिर्फ समस्या बताने के बजाय उन्होंने इससे बचने का अपना एक तरीका भी बताया। ये गुड़ चखाने वाली जो तरकीब है, ये क्या दिखाती है? क्या ये सिर्फ एक चालाकी है या उस सिस्टम में सरवाइव करने का एक जरूरी हथियार? ये एक बेहतरीन सवाल है।
देखो, ये चालाकी से कहीं ज्यादा है। ये दिखाता है कि कैसे कोई बिना पावर वाला इंसान भी पावर डायनामिक्स को पलट सकता है। उन्होंने इसके लिए अपनी एक बड़ी देसी और कमाल की तरकीब बताई, जिसे वो गुड़ चखाना कहती हैं। गुड़ चखाना? हाँ, मतलब मीठी मीठी बातें करके पहले काम निकलवा लो। वो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स से कहती थीं, तेरी गारंटी क्या है भाई कि तू मुझे काम देगा? पहले कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, फिर मैं तेरी बात मानूंगी। अच्छा, तो पहले काम पक्का करो। हाँ, और कॉन्ट्रैक्ट साइन होने के बाद वो अपना वादा कैसा तोड़ती थी? ऐसे ही बहाने बना बनाकर वो बच निकलती थी। मतलब उन्हें पता था कि एक बार पैसा लग गया? हाँ, उन्हें पता था कि एक बार शूटिंग शुरू हो गई तो प्रोड्यूसर का पैसा लग जाएगा, फिर वो उन्हें फिल्म से निकाल नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे जो सबसे चौंकाने वाली बात है वो ये है कि वो दावा करती हैं कि इस सब के बावजूद वो शादी तक वर्जिन रही। ये बात उनकी आइटम गर्ल वाली इमेज से बिल्कुल मेल नहीं खाती है ना? बिल्कुल नहीं खाती। और यहीं पर हमें वो दोहरापन देखने को मिलता है जो राखी सावंत की पूरी शख्सियत को परिभाषित करता है। स्क्रीन पर एक आइटम गर्ल की छवि और असल जिंदगी में सर्वाइवल के लिए बनाए गए ऐसे नियम जो इस छवि के बिल्कुल उलट है। तो ये सिर्फ एक चालाकी नहीं थी? नहीं, ये अपने आप को उस इंडस्ट्री के कीचड़ में कमल की तरह बचाए रखने का एक बहुत सोचा समझा तरीका था। वो सिस्टम के नियम जानती थी और उन्होंने सिस्टम को उसी के खेल में हराने का तरीका खोज लिया था। इंडस्ट्री की बात चली रही है तो वो दूसरे कलाकारों के बारे में भी बहुत अनफिल्टर्ड राय रखती हैं, है ना? हाँ, वो किसी की परवाह नहीं करती। वो उन हीरोइनों की आलोचना करती हैं जो प्लास्टिक सर्जरी करवा कर उसे मानती नहीं है। वो कहती हैं, सच बोलो ना कि भाई मुझे खुदा ने एक अलग तरीके से भेजा था, मैंने अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए थोड़ा सा डॉक्टर का सहारा लिया, उसमें क्या बुरी बात है? वो खुद मानती हैं कि उन्होंने करवाई है। हाँ, वो खुद मानती हैं कि काम पाने और मुंबई में टिके रहने के लिए उन्होंने सर्जरी करवाई। ये उनकी ईमानदारी दिखाता है। मुझे एक बात और बड़ी दिलचस्प लगी, जब वो अपनी तुलना अमिताभ बच्चन से करती हैं। ये क्या एंगल है? ये उनके काम करने के नजरिए को दिखाता है। वो कहती हैं कि जब अमिताभ बच्चन का करियर बुरे दौर में था तो वो अपना ईगो छोड़कर यशराज फिल्म्स में काम मांगने गए थे। वहीं राजेश खन्ना अपने ईगो की वजह से घर बैठ गए। तो राखी का मानना है कि काम मांगने में कोई शर्म नहीं है। जिंदा रहने के लिए, टिके रहने के लिए आपको अपना ईगो साइड में रखना पड़ता है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि वो सबकी आलोचना ही करती हैं। कुछ लोगों के प्रति वो बहुत ज्यादा सम्मान और शुक्रगुजारी भी दिखाती हैं। सलमान खान के लिए तो वो कहती हैं कि वो उनके मसीहा हैं। बिल्कुल, वो मानती हैं कि सलमान खान ने उन्हें बचाया। जब उनकी माँ बीमार थी और उनके पास पैसे नहीं थे, तब सलमान ने उनके इलाज में मदद की। जब उनका करियर खत्म हो रहा था, तब सलमान ने उन्हें बिग बॉस में काम देकर दोबारा खड़ा किया। वो तो यहाँ तक कहती हैं कि अपनी चमड़ी की जूती बनाकर पहना दे तो भी काम है। हाँ, ये दिखाता है कि जो उनकी मदद करता है वो उसे कभी नहीं भूलती। सलमान के अलावा और भी लोग हैं जिनकी वो इज्जत करती हैं। हाँ, वो शाहरुख खान और फराह खान का भी शुक्रिया करती हैं, जिन्होंने हमेशा उन्हें सपोर्ट किया। उन्होंने एक दिलचस्प किस्सा भी सुनाया कि शाहिद कपूर ने एक बार दिल बोले हड़प्पा के सेट पर उनकी जान बचाई थी। अच्छा। हाँ, ऊपर से एक बहुत बड़ी लाइट गिर रही थी और शाहिद ने उन्हें धक्का देकर हटा दिया और खुद उस लाइट को पकड़ लिया। तो वो इन एहसानों को याद रखते हैं। तो इस सब को जोड़कर देखें, इतना संघर्ष, बचपन का टॉर्चर, इंडस्ट्री का शोषण, लोगों का इस्तेमाल करना, इन सब के बाद इंसान टूट जाता है। लेकिन राखी सावंत में गजब का आत्मविश्वास दिखता है। वो खुद को बेस्ट और पावरफुल मानती हैं। ये आत्मविश्वास भी शायद उसी कवच का हिस्सा है। अगर वो खुद को बेस्ट नहीं मानेंगी तो दुनिया उन्हें कैसे मानेगी? वो खुद को इंडिया की मडोना, शकीरा और जेनिफर लोपेस कहती हैं। और उसका तर्क भी देती हैं। हाँ, वो कहती हैं कि वो अपनी उम्र में भी खुद को इतना मेंटेन रखती हैं। उनका एक बड़ा मजेदार कोट है, मेरी कमर ऐसी चलती है ना जैसे यूपी, बिहार या पूरे वर्ल्ड में किधर भूकंप आ जाता है। ये तो है। और वो मानती हैं कि वो डांस एक टेक में कर सकती हैं, जबकि दूसरी हीरोइनें 10-10 रीटेक लेती हैं। ये आत्मविश्वास ही है जो उन्हें आज भी टिकाए हुए है। हाँ, और इसी आत्मविश्वास के दम पर अब वो नेटफ्लिक्स पर अपना शो करना चाहती हैं। उनका मानना है कि वो और भी बहुत कुछ कर सकती हैं। लेकिन वो ये भी मानती हैं कि इंडस्ट्री में लोग उनसे डरते हैं। ये कपिल शर्मा वाला किस्सा क्या है? उन्होंने आरोप लगाया कि कपिल शर्मा उन्हें अपने शो में इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि उन्हें डर है कि राखी उन्हें ओवरशैडो कर देंगी। वो कहती हैं, कपिल और मुझे खड़ा कर दोगे तो मैं वो कपिल को ओवरशैडो कर दूंगी। अब इसमें कितनी सच्चाई है ये तो हम नहीं जानते। लेकिन ये उनकी खुद की काबिलियत पर उनके भरोसे को जरूर दिखाता है। इंटरव्यू के आखिर में वो लड़कियों को एक सलाह देती हैं। वो क्या है? वो कहती हैं कि कभी हार मत मानो। अगर भगवान 500 दरवाजे बंद करता है
तो वो एक दरवाजा जरूर खोलता है, और जब वो एक दरवाजा खुले तो बस चौके छक्के लगा दो। ये उनकी पूरी जिंदगी का निचोड़ है। उन्होंने हर मौके पर चौके छक्के ही लगाए हैं। बिल्कुल। तो आखिर में इन सब बातों को जोड़कर देखें तो हमारे सामने क्या तस्वीर बनती है? एक ऐसी महिला जिसने अपने दर्द और अपने अजीबोगरीब व्यक्तित्व को सर्वाइवल के लिए, जिंदा रहने के लिए एक हथियार बना लिया है। बिल्कुल। यह सबसे दिलचस्प बात वही दोहरापन है जिस पर हमने पहले भी बात की थी। एक आइटम गर्ल जो खुद को शादी तक वर्जिन बताती है, एक जोकर जो इंटरव्यू के दौरान अपने बचपन को याद करके रो पड़ती है, एक बेबाक औरत जो सिस्टम के आगे खुद को मजबूर पाती है, लेकिन फिर भी उससे लड़ने का अपना एक गुड़ चखाने वाला तरीका निकाल लेती है। वो एक ही समय में विक्टिम भी है और फाइटर भी। राखी सावंत की कहानी हिम्मत ना हारने की प्रेरणा देती है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री की जो तस्वीर पेश की है, जहां समझौते हैं, दर्द है, शोषण है, उसे देखते हुए एक सवाल मन में जरूर उठता है। उस जैसी दुनिया में कभी हार ना मानने की असली कीमत क्या होती है? क्या आपको अपनी पहचान का एक हिस्सा हमेशा के लिए उस जोकर के नकाब के पीछे छिपाना पड़ता है?